round of polling in West Bengal is over. Thank you very much, Mr. Chairperson. Yes, sir. Please carry. समय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे सदन में फाइनेंस बिल 2026 पर बोलने का मौका दिया। मैं हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को लगातार 9वां बजट पेश करने पर बधाई देता हूं। पिछले 11 वर्षों से बजट के माध्यम से देश के हर वर्ग की आशाओं को हकीकत में बदलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सभापति जी, विपक्ष अक्सर हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज पर सवाल उठाता है, लेकिन असली जवाब देती है देश की जनता अपना वोट देकर। हरियाणा हो या बिहार, जनता ने हमें लगातार जीत दिलाकर यह साबित कर दिया है कि सबका साथ सबका विश्वास हमारे लिए कोई चुनावी नारा नहीं है, बल्कि यह हमारी विचारधारा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले चुनावों में भी जनता का आशीर्वाद हमें ही मिलेगा। आज हम फाइनेंस बिल पर चर्चा कर रहे हैं, तो हमें इसकी गंभीरता को समझना होगा। हमारे संविधान ने इस पार्लियामेंट को यह अधिकार दिया है कि वह तय करे कि हमारे देश के नागरिक, चाहे वो व्यक्ति हो या एक कॉरपोरेट, जब टैक्स भरते हैं तो उनकी कमाई का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए। मैं विपक्ष के साथियों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उनका सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ आलोचना करने पर ही केंद्रित था। सभापति जी, मैं मानता हूं कि आलोचना करनी है तो उसमें तथ्य होने चाहिए और वो सकारात्मक होनी चाहिए, तभी उसका कोई अर्थ होता है। आज जब देश के अंदर विकास का सूरज चमक रहा है, तो विपक्ष के साथी अपनी आंखें बंद करके कहते हैं कि अंधेरा है। जब हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बातें करते हैं तो इनका ध्यान सिर्फ प्रोटेस्ट और डिसरप्शन पे होता है। विपक्ष को समझना होगा कि यह बिल किसी एक पार्टी का नहीं, इस देश के भविष्य के लिए बिल है और आप भी उसका हिस्सा हैं, क्योंकि इसका लाभ आपके क्षेत्र के लोगों को भी उतना ही मिलेगा। सभापति जी, मुझे पूरा विश्वास है कि जब यह बिल पारित होगा तो इसका एक एक पैसा हमारे अन्नदाताओं के खेतों में हरियाली लाएगा, हमारे युवाओं के हाथों में रोजगार देगा और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के एक सुरक्षित और विकसित भविष्य की सबसे बड़ी गारंटी बनेगा। जब युवाओं को क्रेडिट गारंटी स्कीम का लाभ मिलेगा तो वे नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बनेंगे। जब हमारी माताओं और बहनों को पीएम आवास योजना के माध्यम से घर मिलेगा तो उन्हें केवल छत नहीं, बल्कि समाज में सम्मान भी मिलेगा। उनके अंदर ये भावना आएगी कि देश उनका ध्यान रखता है। हमारे देश के युवाओं को जब विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर मेडल जीतकर पूरे विश्व में हमारे तिरंगे झंडे की शान बढ़ाएंगे। जब हमारे फौजी, जब हमारे जवान किसी भी मोर्चे पर सीना तान कर खड़े हों तो यह बिल सुनिश्चित करेगा कि उनके हाथों में दुनिया के सबसे बेहतरीन और आधुनिक हथियार होंगे। सभापति जी, टैक्सेशन का सिद्धांत और इसका महत्व कोई आज की बात नहीं है, बल्कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी इसके सूत्र मिलते हैं। इसी टैक्स रेवेन्यू से देश की हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेशनल सिक्योरिटी जैसे सभी महत्वपूर्ण सेवाओं की फाइनेंसिंग होती है। सभापति जी, जब नीतियां साफ हो और नीयत ईमानदार, तो जनता खुद आगे आकर राष्ट्र निर्माण में हिस्सा लेती है। पिछले 5 वर्षों में डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस में कलेक्शन में भारी वृद्धि हुई है। बेहतर कंप्लायंस के कारण जीएसटी टैक्स पेयर बेस आज 1.5 करोड़ से भी पार कर गया है।
और फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 22 लाख करोड़ से भी अधिक हुआ। इस रिकॉर्ड रेवेन्यू के लिए मैं हर उस नागरिक को धन्यवाद देता हूं जो इस विकसित भारत की यात्रा में अपना योगदान दे रहे हैं। सभापति जी, ये बहुत दुख की बात है कि मैं अधिकतर देखता हूं कि विपक्ष कॉरपोरेट्स और प्राइवेट सेक्टर को हमेशा नकारात्मक दिखाते हैं, आलोचना करते हैं उसकी। इसलिए आज मैं भारत के निजी क्षेत्र के योगदान की चर्चा करना चाहता हूं, जिसने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दिलाई है। भारत के निजी क्षेत्र का हमारी अर्थव्यवस्था में आज ही नहीं बल्कि प्राचीन काल से शानदार योगदान रहा है। जब विश्व के अधिकांश देश सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था में थे, तब भारत का निजी उद्यमी वर्ग, हमारे व्यापारी, हमारे किसान, शिल्पकार, कारीगर और वाणिज्यिक संघ विश्व व्यापार का केंद्र बने हुए थे। सभापति जी, जब हमारी सरकार ने मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे दूरदर्शी अभियानों की नींव रखी, तो देश के निजी क्षेत्र ने उसे अपने परिश्रम और नवाचार से एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। आज हमें गर्व है इस बात का कि भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इस उपलब्धि में निजी क्षेत्र की एक बहुत बड़ी भूमिका है। सभापति जी, निजी क्षेत्र देश में सर्वाधिक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का स्रोत है, चाहे वो एमएसएमई हो अथवा बड़े औद्योगिक घराने, सभी ने मिलकर करोड़ों भारतीयों को आजीविका प्रदान की है। देश में 80% से अधिक रोजगार, 60% से अधिक जीडीपी और नवाचार की अधिकांश शक्ति निजी क्षेत्र से ही आती है। भारत का आईटी निर्यात $200 बिलियन के पार पहुंच चुका है। इसके साथ ही फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र में भारतीय कंपनियों ने सस्ती और उत्तम क्वालिटी की दवाइयां विश्व के 200 से अधिक देशों को उपलब्ध कराई है। अध्यक्ष जी, स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें तो आज भारत में 1 लाख से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स हैं और 100 से अधिक यूनिकॉर्न कंपनियां हैं। निजी क्षेत्र, सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र केवल लाभ कमाने का साधन नहीं है, यह राष्ट्र निर्माण का एक सशक्त स्तंभ है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से देश के अनेक कॉर्पोरेट्स शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, स्पोर्ट्स और कौशल विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से विपक्ष के अपने साथियों से आग्रह करता हूं कि हमें प्राइवेट सेक्टर के योगदान की सराहना करनी चाहिए और उसे प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि सरकार और निजी क्षेत्र की यह साझेदारी ही विकसित भारत 2047 के स्वप्न को साकार करेगी। सभापति जी, मैं एक किसान परिवार से आता हूं और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जिंदल जी, वो खुद एक किसान थे, उन्हें खुद हल चलाया। वो हमेशा किसान और उसकी मेहनत का उदाहरण देते थे। किसान दिन रात पसीना बहाता है, ठंड और मैं किसानों की बात कर रहा हूं, कृपया ध्यान से सुने मेरी बात को। अच्छा, मेरी बात को ध्यान से सुने। नहीं, आप बोलिएगा, आप किसान बोलिए। नहीं हो गया। किसान दिन रात पसीना बहाता है, ठंड और धूप में खेत सींचता है और फिर उम्मीद करता है कि उसकी मेहनत का फल मिलेगा। लेकिन कई बार प्रकृति उसकी परीक्षा लेती है। कभी अचानक बाढ़ आ जाती है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बेमौसम की बारिश से फसल का नुकसान होता है। जब नुकसान होता है तो दिल टूटता है, लेकिन किसान कभी हार नहीं मानता। वह अगली सुबह फिर उठकर अपने खेत में जुट जाता है और दुगनी मेहनत के साथ दोबारा खड़ा हो जाता है। महोदय, ठीक इसी किसान की तरह हमारी सरकार ने भी पिछले 11 सालों में काम किया है। इन 11 वर्षों में हमारे सामने हर प्रकार की चुनौतियां आई। शताब्दी की सबसे भयानक कोविड महामारी आई, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और युद्ध हुए,
ग्लोबल सप्लाई चेन टूटी, ट्रेड वॉर्स और टैरिफ का बोझ पड़ा। जैसा कि अभी मेरे साथी मनीष तिवारी जी भी बोल रहे थे और अभी कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, अगर कहीं पर दुनिया में युद्ध होगा तो उसके परिणाम हमें भी भुगतने पड़ेंगे, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी सरकार हर वैश्विक झटके के बाद मजबूती से बाउंस बैक करके खड़ी हुई है। सभापति जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के इसी कुशल नेतृत्व को देखकर मैं जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। सभापति जी, प्रतिकूल धाराओं में भी हमारी सरकार ने देश को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाकर अपनी कुशलता साबित की है। सभापति जी, मैं सदन में और सभी मंचों पर माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर नेचुरल फार्मिंग पर हमेशा बहुत जोर देता हूं। इसका कारण यह है कि प्राकृतिक खेती से हमारी फर्टिलाइज़र सब्सिडी का बोझ काफ़ी कम होगा और हमें हानिकारक रसायन मुक्त भोजन भी मिलेगा, जिससे हम कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से दूर रह सकते हैं। जब हम केमिकल फर्टिलाइजर्स पर निर्भर नहीं होंगे तो विदेशों में होने वाले युद्धों और ग्लोबल सप्लाई चेन के झटकों से हमारा किसान भी प्रभावित नहीं होगा। यह एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल मॉडल है। जिस तरह खेती नेचुरल और सस्टेनेबल होनी चाहिए, वैसे ही हमारे देश की ग्रोथ भी नेचुरल और सस्टेनेबल होनी चाहिए। देश का विकास सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों से नहीं, बल्कि नागरिकों के कल्याण और खुशहाली से जुड़ा होना चाहिए। हमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी पर गर्व होना चाहिए, लेकिन हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है। सभापति जी, हम कैसा अन्न उगा रहे हैं, हम क्या खा रहे हैं, कैसी हवा में सांस ले रहे हैं, कैसा पानी पी रहे हैं और हमारे आसपास का कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कितना ट्रैफिक है, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बिल्कुल इसी दिशा में आत्मनिर्भर और विकसित भारत के संकल्प पर काम कर रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर वर्ल्ड क्लास हाईवेज हैं। मैं आशा करता हूं जब भी हम उनके ऊपर ट्रैवल करते हैं तो हमें एक बहुत गर्व की अनुभूति होती होगी। प्रधानमंत्री जी ने लगातार स्वदेशी को बढ़ावा देकर भारत को दुनिया का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया है। सभापति जी, जिस तरह प्राकृतिक खेती हमारे किसान को भारी झटकों से बचाती है, ठीक उसी तरह आत्मनिर्भर मॉडल यह सुनिश्चित कर रहा है कि भविष्य में किसी भी ग्लोबल टर्मोइल या आर्थिक संकट के समय हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सुरक्षित और आत्मनिर्भर रहे। इन सभी मोर्चों पर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है और इस फाइनेंस बिल 2026 में ऐसे कई बेहतरीन प्रावधान हैं जो सीधा जीवन स्तर सुधारने का काम करेंगे। अब बैठिएगा। मैं अपने विपक्ष के साथियों को बताना चाहूँगा कि फाइनेंस बिल में सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। मैं उन सब मुद्दों को, क्योंकि काफ़ी साथियों ने उनको बोला है, इसलिए मैं उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। सभापति जी, इन सभी बेहतरीन प्रावधानों का स्वागत करते हुए मैं राष्ट्र निर्माण और टैक्स रिफॉर्म्स के लिए कुछ सुझाव इस सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। अमेरिका की तर्ज पर हमारे यहाँ भी पति पत्नी को एक साथ टैक्स फाइल करने यानी कि जॉइंट फाइलिंग का विकल्प मिलना चाहिए। इससे परिवार का टैक्स बर्डन कम होगा और कंप्लायंस बढ़ेगा। सभापति जी, अब मैं टैक्स सिस्टम से जुड़े एक बेहद महत्वपूर्ण विषय लिटिगेशन मैनेजमेंट पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज भी देश के अंदर लाखों टैक्स विवाद वर्षों तक सिस्टम में लंबित रहते हैं। मेरा आग्रह है कि विवाद से विश्वास योजना को स्थायी बनाकर सिस्टम में इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना चाहिए। इसके अलावा अमेरिका, यूके और अन्य विकसित देशों की तर्ज पर हमारे यहाँ भी टैक्स मामलों में प्ली बार्गेनिंग की व्यवस्था लागू तो है लेकिन प्रचलित नहीं है।
इसे प्रचलित करने की आवश्यकता है ताकि लंबी कानूनी लड़ाई की जगह मामलों को तेजी से और आपसी सहमति से सुलझाया जा सके और सरकार को अधिक राजस्व भी मिले। सभापति जी, मैंने आदरणीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर भी यह निवेदन किया था कि इनकम टैक्स विभाग द्वारा भेजे जाने वाले नोटिसों की भाषा हमेशा सम्मानजनक, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि टैक्स पेयर कोई अपराधी नहीं, बल्कि इस राष्ट्र के निर्माण में हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है। वह इस देश का असली कमाऊ पूत है जो दिन रात मेहनत करके, रिस्क लेकर कमाई करता है और अपनी कमाई से भारत के विकास का पहिया चलाता है। इसलिए हमें देश के टैक्स पेयर के योगदान के प्रति पूरा सम्मान दर्शाना चाहिए। जस्ट 2 मिनट सर। सभापति जी, मैंने अनुभव किया है कि सैकड़ों सरकारी योजनाएं एक साथ चलती रहती हैं। मेरा मानना है और माननीय वित्त मंत्री को सुझाव भी है कि इसके बजाय एक्सट्रीम प्रायोरिटाइजेशन यानी कि सर्वाधिक प्राथमिकता के सिद्धांत को अपनाकर सीमित योजनाओं का चयन कर उन्हें पर्याप्त फाइनेंस और प्रभावी निगरानी के साथ लागू करना अधिक परिणामदायक होगा। सभापति जी, किसी भी राष्ट्र की अर्थव्यवस्था असली ताकत केवल उसके राजकोष में नहीं होती, बल्कि उसके नागरिकों के आत्मविश्वास में होती है। फाइनेंस बिल उस वेल्थ क्रिएटर और पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति दोनों के बीच में एक सेतु का काम करता है। जस्ट 1 मिनट सर। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे और अन्य सांसदों द्वारा दिए गए सुझावों से भारत का टैक्स सिस्टम और बेहतर होगा। सभापति जी, मैं अपनी बात परम श्रद्धेय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूँगा। बाधाएं आती हैं आए, घेरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। माननीय श्री सभापति जी, रामप्रीत मंडल जी। सभापति 10 सेकेंड्स प्लीज। सभापति जी, जैसा कि कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सदन में कहा कि हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारी नीतियां अलग हो सकती है, लेकिन जब बात राष्ट्र निर्माण की हो तो हम सबको एक साथ मिलकर ही काम करना होगा। आइए हम सब कदम से कदम मिलाकर चलें। हर भारतीय तिरंगे झंडे के नीचे बोलिए सर। सकारात्मक वातावरण में अपने सपनों का विकसित भारत बनाने में अपना योगदान दे। बोलिएगा। मैं इस फाइनेंस बिल 2026 को पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आदरणीय सभापति